अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में अपना ई कैट का जो है वो चैप्टर नंबर 11 करेंगे और लेक्चर हमारा 11 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। याद रखो, अगर ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर का नाम सुना भी नहीं है, आज की वीडियो देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये चैप्टर है किस चीज़ से रिलेटेड। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि कहाँ पर ट्रायंगल को यूज़ कर कर आप कैलकुलेशंस करते हो। याद रखना, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, रटवाऊँगा नहीं, मैथ रटवाऊँगा नहीं, यकीन मानो। अच्छा, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेंगे, बराबर में चल रहे हैं। देखो यार, हर लेक्चर में कहता हूँ, फिर कहूँगा कि जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगा, जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी में गए हैं एडमिशन टेस्ट पास कर कर, तो आप उनसे बात करोगे ना, वो सब आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हाँ, हम अपने नोट्स बनाते थे और जो टीचर बताते थे वो लिखते थे और एमसीक्यू सॉल्व करते थे। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोशिश करो, इसको लिख लिया करो। यकीन मानो, आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी जब आपका टेस्ट करीब आ जाएगा। जस्ट कॉपी खोल के रिवीजन करोगे, फॉर्मूले याद करोगे और टेस्ट देकर आओगे और इंशाल्लाह पास करोगे और एडमिशन मिलेगा। सही है, तो फिर बता दिया, फिर क्लियर करना। अच्छा, वो बच्चे जो ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, 4,500 रुपये हमारी फ़ीस है पूरे साल के लिए, ठीक है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, एमसीक्यूज बुक्स, सारा मटेरियल मिलेगा। जस्ट घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सॉल्विंग ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल समझते हैं। देखो, ट्रायंगल हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं कि जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनकी दो साइड्स और एक जो है वो एंगल, मतलब दो साइड्स बराबर होती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ट्रायंगल हैं। मगर यहाँ पर जो ट्रायंगल हम स्टडी कर रहे होंगे ना, वो आप देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक आसान तरीन ट्रायंगल है मैथ में हमारे पास। अब वो राइट एंगल है, कैसे पता चलेगा? राइट एंगल का मतलब कि यार एक एंगल ना, कोई भी एक एंगल, तीनों एंगल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह बताऊंगा कि कोई भी एक एंगल 90 का होगा। बात क्लियर हो गई? कोई भी एक एंगल 90 का होगा। अच्छा, अब ट्रायंगल की मदद से हम कर क्या सकते हैं? ट्रायंगल की मदद से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी इंची टेप के। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, आपकी अप्रोच क्या होगी? आप कोई स्केल लाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बता दोगे, है ना। लेकिन अगर आपने ट्रायंगल को पढ़ा हुआ है तो आप कोई स्केल नहीं लाओगे। आप जस्ट चेक करोगे कि यार दो तीन साइड्स, एंगल्स वगैरह को चेक करोगे और कैलकुलेशन की मदद से जो मैं साइड्स आपसे पूछ रहा हूँ या जो मैं डिस्टेंस आपसे मांग रहा हूँ आप बता दोगे। समझ में आई? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सही है। अच्छा, अब आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, ट्रायंगल में ना 6 एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा याद रखना। और आई होप आपको इससे पहले भी ये बात पता हो। ट्रायंगल्स में 6 एलिमेंट होते हैं। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं? 3 आपके पास एंगल्स होते हैं, 3 आपके पास साइड्स होती हैं। ये 6 एलिमेंट होते हैं। अगर इन 6 में से कोई भी 3 पता है तो बाकी चीज़ें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितनी ज़बरदस्त बात है ना, कि कोई भी 3 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप बाकी की 3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। आज के हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमें कोई 3 चीज़ें पता होंगी, या तो 2 एंगल पता होंगे, एक साइड पता होगी, या 2 साइड पता होंगी, एक एंगल पता होगा, या फिर जो है वो एंगल्स पता होंगे तीनों। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी आपके पास 3 चीज़ें आपको पता हैं तो आप बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे। सही है। अभी वो सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपको व्हेन 2 साइड्स एंड 2 साइड्स आर गिवन, जब आपको 2 साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो फिर आप आगे की चीज़ें कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी याद रखना कि अगर आपको 2 साइड पता है ना तो तीसरी साइड भी आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर आपको 2 साइड्स पता हैं तो तीसरी साइड आप कैलकुलेट कर सकते हो। साइड वगैरह मैं भी बताता हूँ। और अगर 2 एंगल पता हैं तो जो ट्रायंगल में एंगल्स का सम होता है उसकी मदद से हम तीसरा एंगल पता कर सकते हैं।
वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले समझ लो एंगल किस तरह से हैं और साइड्स किस तरह से हैं एक ट्रायंगल के अंदर। ये यही बात इधर लिखी हुई भी है। देखो ये मेरे पास हो गया ए, ये कॉर्नर जो है ना वर्टेक्स, यानी जहां पर दो साइड्स आपस में आके मिल रही हैं वो हमारे पास कॉर्नर होता है। आप अपने घर का कॉर्नर देखो तो दो साइड्स आपस में आके मिल रही होंगी, सही है। तो ये ए कॉर्नर हो गया, ये बी कॉर्नर हो गया, ये सी कॉर्नर हो गया। अच्छा याद रखना ए कॉर्नर पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ए बी सी अपनी मर्जी से बना सकते हो। देखो यहां पर ए बनाया हुआ है, यहां पर बी, यहां पर सी, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी चाहो ए बी सी बना सकते हो। हाँ मगर ए बना लिया है तो याद रखना फिर ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये इस कॉर्नर को आपने ए बोला, ठीक है, इस वर्टेक्स को आपने ए बोला और इसको अल्फा एंगल दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते, सही है। इसकी वजह है फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, सही है। अच्छा अब ये वाली जो साइड है वो बीटा है क्योंकि कॉर्नर बी, और ये गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये तीन एंगल्स आ गए। अब ए वाला जो कॉर्नर है उसके अपोजिट जो साइड है वो ए साइड होती है। बात समझ आई? आपके पास जो ए वाला कॉर्नर होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो आपके पास कौन सी होगी? ए साइड होगी, और ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना, इसे मत भूलना। अच्छा अब ये ए है तो ये वाली साइड कौन सी हुई? इसके अपोजिट। देखो मैं हूं, मेरे अपोजिट आप हो ना, इसी तरह से ये है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, ये इसके अपोजिट नहीं है, ये इसके साथ है, ये भी इसके अपोजिट नहीं है, ये भी इसके साथ है, इसके अपोजिट ये है, तो ये हो गई आपके पास ए। जैसे यहां बनाया, दोनों तरफ बना रहा हूं इसलिए ताकि आप कहीं भी बना सको। अच्छा ये बी है, इसके अपोजिट कौन सी है? ये रही, इसे बी साइड बोलेंगे। ये बी है, इसके अपोजिट कौन सी है? बी। ये सी है, इसके अपोजिट, अच्छा इसलिए स्मॉल सी लिखा है मैंने, ये मैंने स्मॉल सी लिखा, ये कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है, सही, ये कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है, वो एक जैसे मालूम हो रहे होंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। समझ गए? साइड्स और एंगल को जो है वो किस तरह से आपने मेंशन करना है ये सीख लिया। अब कैलकुलेशन सीखते हैं। अच्छा अब मैंने कहा था रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा, वो भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है मेरा, पहाड़ पर फंस गया, ठीक है, पहाड़ पर वो फंस गया, ठीक है, ये पहाड़ पर फंस गया। अच्छा मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब मैं चाहता हूं कि यार ये वाला जो पहाड़ की हाइट है मैं इसको मेजर कर लूं। क्या कर लूं? इस पहाड़ की हाइट को मैं मेजर कर लूं। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, सही है। मैं चाहूँ तो यहां से भी ले सकते हो डिस्टेंस को, लेकिन मैं यहां से ले रहा हूं, बल्कि एक काम करते हैं यहां से लेते हैं, क्योंकि जहां से आप देख रहे हो वहां से लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, सही। चलो बात समझ आ गई ना? अच्छा तो अब देखना रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसी होगी, जबरदस्त। अच्छा अब समझ लो पहाड़ की हाइट इतनी है, क्योंकि इतनी ले लो ताकि आपको ना बात समझ आ जाए। पहाड़ की हाइट इतनी है, आपको इतनी हाइट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप तो यहाँ खड़े हुए हो, बच्चा पहाड़ पे फंसा हुआ है, आप चाहते हो कि यार ये वाली हाइट मुझे कैलकुलेट हो जाए, तो मैं फिर क्या करूँ, मैं इतनी कोई सीढ़ी रस्सी खरीद के ले आऊँ, इस बच्चे को बचा लूँ, कोई सीढ़ी या रस्सी खरीद के लाकर इस बच्चे को बचा लो। अब आप अपने से लेकर यहां तक की हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, और जहां ये खड़ा है सी। तो आप यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, हाइट तो नहीं कहेंगे, इसे डिस्टेंस कहेंगे, तो ये डिस्टेंस तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। आपको ये वाला एंगल भी कैलकुलेट हो गया 90 का। आपको जो है मैंने बता दिया कि ये वाला एंगल कितने का, ये वाला एंगल ले लेते हैं 30 का, ठीक है, ये एंगल भी आपने कैलकुलेट। अब आपको ये वाला जो है वो सी वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया, समझ लो 2 मीटर है। तो अब आप ट्राइंगल्स के जो लॉस हैं उनको इस्तेमाल कर कर ये हाइट पता कर लोगे, बगैर आपको कोई इंची टेप के आपने ये वाली हाइट कैलकुलेट कर ली। तो ये थी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। इस तरह मल्टीपल एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। तो समझ में आया क्या हुआ कि भाई आपको ये वाली हाइट चाहिए थी और जो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल था, वरना आपको भी इधर जाना पड़ जाता। तो आपने क्या किया, आपने अपने से लेकर पहाड़ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की,
एंगल आपको पता था 90 का बन रहा है, एक एंगल आपने किसी चीज़ की मदद से कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, या ये भी आपको पता था, तो आपको हाइट मिल गई। हाइट जो नहीं कैलकुलेट हो पा रही थी, अब वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप किसी को बता दोगे, रेस्क्यू टीम को, या ऐसी कोई सीढ़ी ले आओगे या रस्से ले आओगे, इस बच्चे को बचा लोगे। समझ आया रियल लाइफ एग्जाम्पल? तो इस तरह से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको अपने पास बना लेना ताकि याद रहे ज़िंदगी भर। सही है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने इसलिए समझाई ताकि आपका इंटरेस्ट सच में अच्छा डेवलप हो जाए। अच्छा, अब हम इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि हमें दो साइड्स पता हैं जो कि आपको सवाल में गिवन है, तो तीसरी साइड कैलकुलेट कैसे करोगे? दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो लिखा हुआ है सॉल्व द ट्राइंगल। अच्छा देखो, जब भी ट्राइंगल को सॉल्व करने का कहा जाता है ना, तो उससे मुराद ये होता है कि यार जितनी भी चीज़ें हैं ना ट्राइंगल की, वो पता करो। 6 की 6 चीज़ें आप पता करो। अब देखो 6 की 6 चीज़ें पता आप मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से कर सकते हो, जो भी अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा, सारे फार्मूले सिखाऊंगा कि किस फार्मूले की मदद से क्या चीज़ आप पता कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसके सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ये है कि यार मुझे दो साइड्स पता हैं, मैं जो है ना वो तीसरी साइड कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपने ट्राइंगल के 6 के 6 एलिमेंट पता करने हैं, यानी उसकी तीनों साइड्स और उसके तीनों एंगल्स। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। तो पहले मैं मतलब क्या ले रहा हूँ, वैसे मतलब क्या होता है इसका कि आपने तीनों की तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल पता करने हैं। सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब है सॉल्व, मैं कहता हूँ यार सॉल्व द पजल, इसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें अपने जहाँ लगनी है वहाँ लगाओ। आप खुद समझ जाते हो ना। तो जब मैं कहूँ सॉल्व द ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड्स तीनों एंगल पता लगाओ। तो चलो अब मैं कहता हूँ सॉल्व द ट्राइंगल, तो सॉल्व द ट्राइंगल में क्या होगा, अभी मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि मुझे सी साइड पता करनी है, उसके बाद फिर एंगल भी पता करूँगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो आपके पास क्या है, बी और सी पता है। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, ये देखो ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, वो मैं बताता रहूँगा। तो याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, तो जब भी 2 साइड्स पता हो और तीसरी पता करनी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पता चल जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। सही, चलो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग क्या है, PY पाइथागोरस थ्योरम। ये कब लगेगा, व्हेन वी नो 2 साइड्स, जब भी हमें 2 साइड्स पता होंगी और तीसरी पता करनी होगी। पाइथागोरस भाई ने थ्योरम दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, उनका थ्योरम लगा लेंगे। आप लोग भी कोई थ्योरम दो तो आपके नाम पर होगा, फॉर एग्जांपल अली थ्योरम, फैज थ्योरम, बासित थ्योरम, नमीर थ्योरम। मगर आपको इस नाम के थ्योरम नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम दिए नहीं, हमने कैलकुलेशन की नहीं, हमने स्टडी की नहीं। तो अगर हम करेंगे तो हमारे नाम पे भी थ्योरम्स होंगे, हमारे नाम पे भी लॉस होंगे। न्यूटन लॉ क्यों बोलते हो, लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं बोलते? न्यूटन लॉ इसलिए क्योंकि न्यूटन ने दिए, हम भी देंगे तो हमारे नाम पे भी होंगे ना। सोचो तो ज़रा भाई, h² इज इक्वल टू, अच्छा h का मतलब हाइपोटेन्यूस। अब इधर हाइपोटेन्यूस पता लगाना कोई मुश्किल तो है नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप थ्योरम ऐसे नहीं लिख सकते कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, नहीं। देखो ये a b c तो शिफ्ट होती रहेंगी, कभी हम किसी को a कह देंगे, कभी हम किसी को b कह देंगे, कभी किसी को c कह देंगे। ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप। आपने पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही लिखना है। अब लिख लिया, अब यहाँ पर आके चेक करो हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। 90 का एंगल तुम पता चल रहा है ना कहाँ पर है। देखो भाई, जहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से होना, ठीक है। एक इस तरफ जा रही है, एक सामने की तरफ जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पर एक दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके सामने क्या बन रहा होगा, उसके सामने मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो आपके पास बन रही होगी हाइपोटेन्यूस। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गई। अच्छा याद रखना, हाइपोटेन्यूस का एक और भी काम होता है कि हाइपोटेन्यूस जो है ना वो आपके पास सबसे बड़ी साइट होती है। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आ भी रही है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होती है,
हाइपोटेन्यूज आपके पास सबसे बड़ी साइट होती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हो गई, उसके बाद आपके पास ये बेस हो गई, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर में मसला नहीं है, हाइपोटेन्यूज पहचान लो, बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो, तो इसको चाहे तो परपेंडिकुलर ले लो, इसको चाहे तो बेस ले लो, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जहां पर आपके एंगल बन रहा है अल्फा, देखो 90 वाला एंगल तो मौजूद था, वो तो उसके सामने हाइपोटेन्यूज आ गई। जो एंगल आपका बन रहा है ना, उसके सामने होती है परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने ये जो आपको बात बोली ना, परपेंडिकुलर और बेस चाहे कोई भी ले लो, उससे मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो बेस और परपेंडिकुलर ना आपस में सम हो रहा होता है, तो यार बेस को सम की वैल्यू दे दो, सम को बेस की वैल्यू दे दो, आंसर सेम रहेगा, इसलिए मैंने कहा। बात समझ रहे हो ना मैंने ऐसा क्यों कहा? तो आपने जो परेशान होना है ना, वो हाइपोटेन्यूज को पहचानने में परेशान होना है, क्योंकि बेस और सम का स्क्वायर मिलकर हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो इसलिए अगर हाइपोटेन्यूज गलत ले ली तो फिर पूरी कैलकुलेशन गलत हो जानी है। तो हाइपोटेन्यूज पहचाननी है, तो 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज मौजूद है मेरे। जो एंगल मैंने लिया था अल्फा, यहाँ पे मुझे बीटा गिवन था बल्कि, ठीक है, तो बीटा तो गिवन था, वो तो 90 ले लिया। तो एंगल जो मुझे गिवन होगा उसके सामने परपेंडिकुलर और बेस होगी। अब लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता चल चुका है कि एच जो है वो हमारे पास बी है, और ए जो है वो मेरे पास पी है, एंड और सी जो है वो मेरे पास बी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ठीक है, तो सी कोई भी ले लो, सी का स्क्वायर प्लस हमारे पास ए का स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ए और सी ये कुछ भी ले लो कि कोई मसला नहीं बनेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोई भी आप आगे पीछे कर दो, मसला नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। अच्छा, पर बी क्या था? 11.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और सी क्या था? सी मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ए क्या है? ए मुझे ये गिवन है 8.6 का स्क्वायर। अच्छा, आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करो, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ ले आओ, 11.4 का स्क्वायर माइनस, जब भी पॉइंट में वैल्यू दी हुई हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना, 8.6 का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। चलो कैलकुलेटर ले लो साइंटिफिक, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब वैसे कैलकुलेट करो, साइंटिफिक से कर लो इजीली। तो 11.4 का स्क्वायर माइनस 8.6 का स्क्वायर, तो आ रहा है 56। अच्छा, अब देखो मुझे सी चाहिए, सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दिस इज अवर सी, 7.46 सेंटीमीटर। देखो यूनिट सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर होता तो मीटर। अब आंसर वेरिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया। राउंड ऑफ कर लोगे तो राउंड ऑफ की टेक्निक से ये 6 है, तो एक कैरी आगे दे देना, 5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब दो साइड्स पता हो तो ऐसे आपने काम करना है। अच्छा, अब मुझे ना एक और बात याद रखना, दो एंगल मुझे पता हैं, ये भी समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लो। अगर दो एंगल पता हैं तो तीसरा एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? सवाल लिखो, इफ वी नो, अगर हमें पता है टू एंगल्स। अच्छा, ये सवाल अलग है, ये मैं अलग चीज़ करा रहा हूँ, इसको अलग लिखना। इफ वी नो टू एंगल्स, तो तीसरा एंगल हम कैसे पता करेंगे? थर्ड एंगल हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो तीसरा एंगल लिख लो। जैसे आपको अल्फ़ा गिवन है, देखो अल्फ़ा आपको गिवन है जो कि 90 का दिया हुआ है, बीटा आपको गिवन है, और गामा भी आपको गिवन है, ठीक है। अल्फ़ा आपको गिवन है, ठीक है, और अल्फ़ा 90 का गिवन है। अब बीटा आपको गिवन है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू ले लेते हैं। बीटा हमारे को दिया हुआ है 30 का, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि गामा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। दो एंगल पता है ना, तीसरा आपको बताना है। अच्छा, याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180।
समझ गए? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अल्फा की वैल्यू रखो 90 प्लस 30 प्लस, और ये मैंने गामा को सी बना दिया थोड़ा, तो ये गामा मुझे कैलकुलेट करना 180। अच्छा, इनको ऐड करो आपस में, तो ये कितना होगा 120। 120 को मान लिया कि माइनस कर दो, तो 120 में से माइनस किया तो आपके पास जो है वो बचा 60। ठीक है, 60। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आप ट्रायंगल बना रहे हो, जो भी आप ट्रायंगल ले रहे हो, उसमें तीनों एंगल अगर आपको पता है और तीनों एंगल का जब भी सम करोगे तो वो 180 आना चाहिए या 180 के करीब करीब होना चाहिए। अब 180 के करीब करीब से क्या मुराद है? उसकी वैल्यू 181 भी हो सकती है या 179। ठीक है, जब भी आप, फिर से समझो कि जब भी आप ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करो, ये लॉ है एक तरह से कह लो कि जब भी आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करोगे वो 180 के बराबर आना चाहिए। अब हमने जो तीनों एंगल पता किए हैं वो सही हैं या गलत, कैसे पता चलेगा कि तीनों एंगल का सम आना चाहिए हमारे पास 180, 90 30 120, 120 60 180। सही है? तो क्लियर हो गई बात? इस चीज़ को हमेशा याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब दो साइड्स आपको पता हो तो तीसरी साइड कैसे निकालनी है, दो एंगल आपको पता हो तो तीसरा एंगल कैसे निकालना है। अब आगे सवालों में ये नहीं होगा, आगे सवालों में ये होगा कि आपको एक साइड पता होगी, दो एंगल पता होंगे, दो एंगल पता होंगे, एक साइड पता होगी, तो फिर आपने और चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आते रहेंगे, मैं सिखाता रहूँगा। ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं अपने पास आप लोग लिखते रहो। अच्छा, अब ये वाला एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल आपके पास बीटा हो गया, ये वाला एंगल आपके पास बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। सही, मैंने एंगल भी मेंशन कर दिया ताकि बात समझ आए। अच्छा, अब सॉल्व द ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी विथ एंगल एंड साइड। अब यहां भी आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना है। देखो, आपको साइड दी हुई है, साइड की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ें पता कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आपको बताना है कि भाई देखो, मैं जो तीसरी साइड है वो और तरीके से भी निकाल सकता था, सिर्फ ये एक तरीका नहीं था, और भी तरीके थे। अब देखो, दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ मैं तीसरा एंगल निकालूं मगर किसी और तरीके से। आओ उस तरीके को भी बताता हूँ। सोल्यूशन की हेडिंग डालो। मुझे क्या पता है, मुझे कहा गया सॉल्व द ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैंने सॉल्व करना है। तो चलो अब मैं आपको ट्रायंगल को ज़रा सॉल्व करके बताता हूँ। एक साइड गिवन है, अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व करना है ट्रायंगल। अब यहाँ पर प्रॉपर करते हैं, यहाँ पर काम प्रॉपर करते हैं। सॉल्व करने से क्या मुराद है कि मुझे 6 मेरे पास एलिमेंट होते हैं ना एक ट्रायंगल में, तो मुझे क्या करना है, मुझे गामा पता लगाना है, मुझे ए पता लगाना है, और मुझे सी पता लगाना है। सही है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अल्फा आपको कितना गिवन है, छोटी सी डायग्राम बनी हुई है। अल्फा आपको गिवन है जो कि है 90, सॉरी, अल्फा आपको गिवन है जो कि है 90, ये अल्फा है। गामा आपने कैलकुलेट करना है, ए आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, बी आपको गिवन है जो कि है 20, थोड़ी सी जगह कम है, बी आपको गिवन है जो कि है 20.2 सेंटीमीटर, और गामा सी आपको कैलकुलेट करना है। चलो, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गामा। तो जब दो एंगल पता हो, तीसरा एंगल निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। ठीक है, तो अल्फा कितना गिवन है 90, और बीटा कितना गिवन है 40, और गामा कैलकुलेट करना है। याद रखना, मैंने यहाँ पर भी ये बात बोली थी कि सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब है 6 की 6 चीज़ें कैलकुलेट करो, मगर मैंने यहाँ पर जस्ट एक ही चीज़ कैलकुलेट करी क्योंकि मुझे यही समझाना था आपको, लेकिन मैं मज़ीद चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ मैं वो सिखा रहा हूँ। सही है,
कंफ्यूज नहीं होना सर, आप ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना हो गया 130 प्लस गामा 180। तो गामा को इधर रहने दो, 180 से उसे जाके माइनस कर दो 130 को, तो ये 150 आपके पास आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है, जस्ट 50 का एंगल आ रहा है। सही है, तो एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 50, गामा का आपका एंगल आ गया। अच्छा, अब मुझे कैलकुलेट करना है, साइट कैलकुलेट करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ए पता चल जाए, ठीक है, ए मुझे पता चल जाए। तो ए निकालने के लिए, या चलो बी पता चल जाए, मुझे बी पता चल जाए, तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सी जो है वो बी बल्कि पता है, ए मुझे पता चल जाए, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए पता कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सी पता चल जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए पता कर लूँगा। चलो सी पता करते हैं। तो फॉर सी, देखो मुझे क्या पता है, तीनों एंगल्स तो मुझे पता है। अब मुझे पता करना है सी, मुझे बी भी पता है, परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर देखो ना, समझो ये बीटा था, तो ये परपेंडिकुलर है, मुझे परपेंडिकुलर पता है। तो यहां मैं यूज करूंगा टेन थीटा। अच्छा, अब यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह ये आएगा बीटा, क्योंकि मुझे बी ले रहा हूं ना, इसलिए बीटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये भी मैं आपको देखना सिखा दूंगा। तो परपेंडिकुलर मैंने लिया है किसको, परपेंडिकुलर लिया है मैंने बी को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 10 जो है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो बेस क्या है मेरे पास, सी। याद रखना 10 रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, अच्छा बीटा आपको पता है, ये रहा, बी आपको पता है, सी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी इधर ले आते हैं, बी कितना दिया हुआ है 20.2 और 10 बीटा कितना दिया हुआ है 40। चलो कैलकुलेट कर लो, पहले 10 को 40 से कैलकुलेट कर, 10 40 ले लेना, उसके बाद आगे जाना। और कैलकुलेटर डिग्री में रखना, रेडियन में नहीं रखना, क्योंकि डिग्री में कैलकुलेशन चल रही है। 20.2 डिवाइडेड बाय 10 40, तो ये आ गया 0.83। ठीक है, तो अब सी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है आपसे, 0.83। तो जो सी आया है वो आया है मेरे पास 24.33। अच्छा, अब कितनी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, 5 चीज़ें कैलकुलेट हो गई है ना, 5 हो गई ना। देखो 1 2 3, ये आ गई 4, ये आ गई 5। अब छठी चीज़ चाहिए, वो बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये होमवर्क है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज क्या है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो ए जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब आपका ये काम है कि जस्ट मुझे, आपने क्या करना है, आपने मुझे ए कैलकुलेट करके देना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। देखो मैंने ये बता दिया हाइपोटेन्यूज क्या है, ए आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यानी आपने एच स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब मैंने पूरी चीज़ें आपको समझा दी हैं, सब क्लियर कर दिया है, जस्ट आपने पी और बी की वैल्यू रखनी है। अब पी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये आप समझ चुके हो, यहाँ मैं समझा चुका हूँ। 90 के सामने जो है वो एच होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो भी 90 के सामने होगा वो एच है। अब एच ए है बी है वो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर ए कहा हुआ है एच को, तो ए ले लो। और फिर परपेंडिकुलर क्या है, बी, और फिर हाइपोटेन्यूज पहचान और बेस पहचान लो। और अब मुझे आप बताओ ए की वैल्यू क्या है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं फर्दर मज़ीद आपको आगे लेके जाता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर मैंने 6 की 6 चीज़ें कैलकुलेट नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम सिखाना चाहता था। यहाँ हमने जस्ट 4 चीज़ें कैलकुलेट करी थी, 1 2 3 4। आप बोलोगे कैलकुलेट तो आपने एक ही करी, लेकिन 4 चीज़ें आ गई थी ना हमारे पास। अब बाकी की 2 यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो साइन लगाकर, साइन थीटा लगा दो, साइन अल्फा लगा दो, बल्कि क्या गिवन था, एंगल गिवन था ना। ठीक है, तो साइन लगा दो,
साइन लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो आप। साइन लगाकर, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप इससे एक और एंगल पता कर लो, अल्फा पता कर लो, फिर गामा निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो मैंने आपको ट्रायंगल को सॉल्व करना सिखा दिया कि किस तरह से आपने 6 की 6 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एंगल के लिए ये फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज, सारी चीज़ों के लिए। और ये रेशियोज तो आपने सीखे हुए हैं ना कि साइन क्या है, टेन क्या है, कॉस क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अब कैलकुलेट करते हैं हम फर्दर चीज़ों को। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत बेसिक था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अब फर्दर चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो टॉपिक ये है कि यार अब आपके पास जो ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल नहीं होगा। बहुत आसान बात कर रहा हूँ। राइट एंगल नहीं होगा से क्या मुराद है कि अब आपके पास एंगल 90 का नहीं होगा, या तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा या तो एक्यूट होगा, मगर 90 का नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रा दिमाग से बात सुनना कि ऑब्लिक का मतलब क्या है। ऑब्लिक का मतलब ये है कि आपके पास ट्राइंगल जो है वो 90 का नहीं है। सही है, 90 का आपके पास ट्राइंगल नहीं है, यानी कोई भी एंगल जो है ना वो 90 का नहीं होगा। जब मैं बोलता हूँ ना कि यार 90 का ट्राइंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एंगल की वैल्यू 90 नहीं होगी, 90 के अलावा होगी। 90 से बड़ी भी हो सकती है, 90 से छोटी भी हो सकती है, मगर 90 नहीं होगी। देखो ये एक ऑब्लिक ट्राइंगल है, कोई वैल्यू 90 की नज़र आ रही है? नहीं। ये भी एक ऑब्लिक है? नहीं। अच्छा, अब ऑब्लिक ट्राइंगल में मसला पता है क्या आता है? अब इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है? जब ट्राइंगल राइट एंगल हो, यानी जब ट्राइंगल इस तरह का हो ना कि कोई एंगल 90 का मिल जाए, तो फिर आप उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम इस पे नहीं लगेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा, तो फिर तीसरी साइड कैसे पता करूंगा मैं? तो अब तीसरी साइड को पता करने के लिए मैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ए बी पता है, सी पता करना है, बहुत आसान है। चाहे तो ए के ज़रिए से सी पता कर लो या बी के ज़रिए से सी पता कर लो। अब ये क्या मतलब है, समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इक्वेशन बना लो, ये बी नहीं है, बीटा है। बी साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब देखो आपको एंगल्स तो पता होंगे, बीटा और गामा। बी की वैल्यू पता होगी, सी निकाल लेना, ख़त्म बात। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्लिक का मतलब क्या है? एन ऑब्लिक ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विथ नो राइट एंगल। कोई भी राइट एंगल नहीं होगा। इट हैज़ आइदर 3 एक्यूट एंगल। अच्छा, तीनों एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं। एक्यूट का मतलब तीनों एंगल 90 से छोटे। अब 90 से छोटे कैसे? तीनों एंगल 60 के ले लो, 60 60 60, तो कोई भी एंगल 90 का नहीं बना। लेकिन 60 60 को सम करो तो 180 का ट्राइंगल तो बन गया आपका, लेकिन कोई भी एंगल 90 का नहीं बना। बात समझ नहीं आ रही होगी, है ना? आओ समझाता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, तीनों एंगल 60 के हैं, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, कोई भी ले लो। ठीक है, अब तीनों को सम करो, 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180। यहाँ पर ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया, यानी तीनों एंगल मिलकर 180 बन गए, मगर कोई भी 90 का नहीं बना। अच्छा, अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी समझ लो। एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 90 से छोटा है। ये देखो एंगल, ये मैंने थोड़ा सा क्यू बना दिया उसे। ठीक है, ये तो एक्यूट एंगल वो जो 90 से छोटा होगा। ये भी पूछ लेते हैं कि आपको 3-4 एंगल दिए हुए होते हैं, पूछते हैं कि इसमें से एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है। वैसे तो बच्चों को ये बातें पता होती हैं, लेकिन कभी कभार बेसिक निकल जाती है दिमाग से। ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा हो। अब ज़रा यहाँ बताओ, इन तीनों में से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है? वैल्यू बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो मैं रुका हुआ हूँ, आप बता दो, वीडियो रोको, बताओ। चलो आई होप बता दिया। ये 120 जो है वो ऑब्ट्यूज है। क्यों ऑब्ट्यूज है? क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से बड़ी आ रही है। बाकी ये दोनों एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, और यहाँ कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं है, तीनों एक्यूट है। तो या तो तीनों एक्यूट होंगे तो भी आपके पास 180 बन जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि एक ऑब्ट्यूस हो, ऑब्ट्यूस एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करूं कि ये वाला एंगल 95 का हो जाए, ये 120 का, ये 35 का, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो फिर 180 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू। तो दो एंगल एक्यूट होंगे, एक ऑब्ट्यूस होगा आपके पास, सही है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कोसाइन, वैसे तो ये पूरा एक डेरिवेशन होती है और करके दिखाया जाता है, मगर आपको पता है ई कैट और एमडी कैट में डेरिवेशन हमारा पार्ट नहीं होता। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मगर यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि डेरिवेशन खुद अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है। तो जस्ट ये आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आप बस लॉ ऑफ कोसाइन को याद रख लो, इसकी मदद से आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। लॉ ऑफ कोसाइन ए अपॉन, अच्छा तीनों एक साथ यूज़ नहीं होते, दो दो का पेयर यूज़ होता है, जैसे मैंने देखो ना यहाँ दो का पेयर बनाया हुआ है इस तरह से, तो ए अपॉन साइन एल्फा, अच्छा उल्टा भी लिखा जा सकता है, साइन एल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, या ऐसे भी लिख सकते हो ए अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। याद रखना ए है तो एल्फा आएगा, बी है तो बीटा आएगा, सी है तो गामा आएगा। अब वो लॉ होता है तो फिर उससे बात अच्छी क्लियर हो जाती है। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन में बेसिकली 6 फॉर्मूले आते हैं, 3 याद रख लो, 3 खुद बन जाएंगे, वो मैं भी सिखा दूंगा। सी इज इक्वल सी स्क्वायर, अब देखो दो साइड्स आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना क्यों नहीं आया दिमाग में, क्योंकि ऑब्लिक है, तो अब ऑब्लिक में तीसरी साइड पता करनी है, तो यहाँ लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब लॉ ऑफ टेंजेंट बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर लॉ ऑफ साइन या कोसाइन यूज़ होता है, इसमें हो जाता है हमारा काम। हाँ, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में फिर हमें उस तरफ भी जाना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आपको अगर ए की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो फिर बी आप वहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। चलो इसको देखते हैं, बल्कि यहाँ से नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे बी निकालना है, तो फिर मुझे यहाँ सी चाहिए होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना, खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एल्फा। याद रखना कि अगर यहाँ सी है तो यहाँ एल्फा आ रहा होगा, यहाँ ए है तो यहाँ एल्फा आ रहा होगा, सॉरी एल्फा बोल दिया, गामा। अगर ये सी स्क्वायर है तो इसका मतलब है यहाँ गामा आ रहा होगा, या ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है एल्फा, इस तरह भी याद रखा जाता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अच्छा, अब मैं बोलूँ इस फॉर्मूले को कॉस गामा के लिए सेट कराओ, तो कैसे कराओगे? तो आप बहुत सिंपल है, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा इज इक्वल टू, देखो हमारे पास स्टेप्स करने की जगह नहीं है, डायरेक्ट समझो। मैंने क्या किया, मैं इसको इधर ले आया, सी की जगह सी को उधर ले गया, तो क्या बना मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2ab, अभी मैं इसे हटा दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई मसला नहीं। अब 2ab यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड, समझ में आया? अब यहाँ से तो पेज ख़त्म हो जाना, सही। अच्छा, ये इस तरह भी फॉर्मूले बनते हैं, इससे आप एंगल भी निकाल सकते हो अगर तीनों साइड्स पता है तो। अच्छा, एल्फा निकाल लो, तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, याद रखना अगर ये गामा है तो सी हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए, और अगर ये एल्फा है, देखो मैंने इसे भी गामा लिख दिया, और अगर ये एल्फा है तो इसका मतलब क्या है कि ए आपके पास नेगेटिव में होगा, नीचे होगा 2bc, जैसे देखो ए भी था तो नीचे 2ab। अच्छा, अब यहाँ आ जाते कॉस बीटा की तरफ, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अच्छा, मैच कर लो, ये सही होंगे। बहुत सारे इसमें पैटर्न्स होते हैं, आप पैटर्न को अगर अपने दिमाग में रख लोगे, एक फॉर्मूला याद कर लोगे, बाकी 5 खुद हो जाएंगे। चलो इसको मैं मैच कर लेता हूँ कि क्या ये मैंने ठीक सही कराया या नहीं, क्योंकि वैसे तो ठीक होगा लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अमूमन जल्दी जल्दी में ना मिस्टेक्स निकल जाती हैं, वैसे अमूमन इतने मिस्टेक्स होती नहीं है, लेकिन एक मिस्टेक भी जाना अच्छी बात नहीं है। तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू, ये रहा एल्फा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड में आके 2bc, बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac, और गामा तो आपको पता है वैसे ही सही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ? चलो अब वही अगेन, मैं इसका डेरिवेशन तो करा ही नहीं है तो लॉ समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ये 3 फॉर्मूले सिंपल आप ऐसे ही याद कर लो। अगर यहाँ अल्फा आ रहा है तो ए आएगा और बी आएगा, सी कहीं भी नहीं होगा। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, देखो
बीटा गामा था ना, ए कहीं भी नहीं आएगा। अल्फा गामा है ना, तो बी कहीं नहीं होगा। इस तरह याद रख सकते हो। और न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। सही है, मुश्किल था नहीं। इसका एक सवाल है पर वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसकी वजह ये है कि फिर बहुत बहुत लंबा काम हो जाएगा, वो 10-15 मिनट वो भी ले जाएगा। पर मैं आपको सवाल बता देता हूँ, आप लिख लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, बल्कि यहाँ नहीं लिखा हुआ इसका सवाल एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। सही, वरना मैं करा देता, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हज़ारों एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। आप चलो अब करते हैं मज़ीद आगे के क्वेश्चंस, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल का मतलब ये है कि जो भी एंगल होगा ना वो हाफ होगा, मगर फॉर्मूले अब बदल जाएंगे। ठीक है, पीछे आपने लॉ ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट पढ़ लिया, मगर अब एंगल आपके पास हाफ होगा। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये हाफ एंगल क्या है। यार देखो, सिंपल है कि अगर आपके पास एंगल था 90 का, हाफ हो गया, तो अब वो 90 का नहीं रहा, 45 हो गया। तो अब इस सिचुएशन में जब एंगल हाफ हो रहा है, तो फिर एक नया पैरामीटर आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। अब सेमी तो आपको पता है हाफ को कहते हैं, और इसके फॉर्मूले में भी हाफ मौजूद है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। मगर ये पैरामीटर क्या है, ज़रा इसको समझ लो। देखो, ये जो तीनों आपके पास साइड्स है ना, ए बी सी, ये देखो ए साइड बी साइड, ये देखो ए बी सी, ये हो गया बीटा, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया गामा। ये तीनों साइड्स, ये ए बी सी, जब आप तीनों को सम करते हो ना, तो आपके पास मिलता है पैरामीटर। बेसिकली कह लो बाउंड्री। ये जो पैरामीटर है ना, ये तीनों साइड्स का सम है, ए बी सी। इसको भी हम मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब सेमी पैरामीटर क्या है कि जो भी ये तीनों साइड्स आ रही हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करा दोगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो एंगल आपके पास क्या था, हाफ, तो फिर पैरामीटर भी हाफ लिया जाता है यहाँ पर, तो उसे हम सेमी पैरामीटर कहते हैं और एस से डिफाइन करते हैं। अक्सर ये बच्चे ना एस को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, वो एस का मतलब नहीं समझ पा रहे होते। तो एस का मतलब आई होप अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एस आपके पास क्या होता है। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर समझ गए ना, ये ए बी सी, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों साइड्स की वैल्यू का सम। फॉर एग्जांपल, एक साइड आपके पास है 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और चौथी साइड है आपके पास, सॉरी तीसरी साइड है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो तीनों कितनी की हो गई, पैरामीटर कितना निकला आपके पास, 2 + 2 + 3, तो ये आ गया आपके पास 7। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड करा दोगे तो वो सेमी पैरामीटर हो जाएगा, यानी तीनों साइड्स का आपने सम ले लिया। अच्छा, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन हाफ एंगल है तो एंगल के नीचे 2 होगा डिनोमिनेटर में। s - b, s मतलब सेमी पैरामीटर, जो मैंने वहाँ बता दिया, s - b, s - c, b c। अब इसमें देखो एक पैटर्न देखो, अगर एंगल अल्फा है ना तो a कहीं भी नहीं आ रहा साइन में, और अगर एंगल बीटा है तो b कहीं भी नहीं आ रहा, गामा है तो c कहीं भी नहीं आ रहा। याद हो जाएगा, अब मुश्किल नहीं है। कोसाइन का देखो, अगर अल्फा है तो सिर्फ अल्फा आ रहा है, बीटा कहीं नहीं आ रहा, और BC अगर आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और गामा भी नहीं आएगा। और अगर बीटा है तो B न्यूमरेटर में, AC डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। गामा है तो C न्यूमरेटर में और AB डिनोमिनेटर में। अब अल्फा में देखो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है A, मगर ऊपर CB। बीटा में देखो B डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर AC, और इसी तरह फिर गामा। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि जस्ट फॉर्मूले ही लिखने हैं मुझे, और मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में लेके जाऊंगा भी नहीं, हाफ एंगल के फॉर्मूले तक ही काम हो जाता है हमारा। सही, यहीं पर MCQ तो हमारे 50-60 निकल जाते हैं। मज़े की बात बताऊं, वो आपको ये लिख के दे देंगे, साइन α/2 किसके बराबर है, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर याद रखे होंगे तो ही आप इसके आंसर निकाल पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे याद रख लेना, इसको भूलना मत। ये डायरेक्ट पूछा जाता ही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सेमी पैरामीटर की जो है वो डेफिनेशन का पूछ लेते हैं, यहाँ पर उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, और ये पूछते हैं, आप पास पेपर देखोगे तो समझ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई हो बात।
अब चलो आगे जो है ना एरिया वाले काम करते हैं, एरिया वाला काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद अपने कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के आप अगर देखें एमसीक्यूज़ तो वो बेतहाशा आपको मिलेंगे। जब भी मैंने कहा था कि इस चैप्टर से हर साल एमसीक्यूज़ आते ही हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि एक एमसीक्यूज़ के लिए ना, यानी एक नंबर के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा पूरा चैप्टर जो है हमें पढ़ना पड़ता है। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि भाई आपके पास 25-30 चैप्टर हैं और टोटल 25 एमसीक्यूज़ ही बनने हैं, तो हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज़, ऐसा तो नहीं होगा किसी चैप्टर से 5-10 बना दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलो अब ज़रा समझ लेते हैं डिटेल्स में, मतलब डिटेल में समझ लेते हैं चीज़ों को और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया आपको पता है यार, किसी भी बाउंड्री के अंदर जो मौजूद जगह है या रीजन है वो हमारे पास एरिया होता है, और हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, जो शेप रेगुलर्स होती हैं, यानी हम देख के पहचान सकते हैं कौन सी शेप है, तो उनका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है और वो फॉर्मूला हम यूज़ करते रहते हैं। अब वो शेप जो इरेगुलर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ इसका मुझे एरिया बताओ, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर जो आप लगाते हो उससे पता कर सकते हो एरिया। अब अगर मैं कहूँ इसका ज़रा मुझे एरिया बताओ, ये भी एक शेप ही है, इसका एरिया बताओ, तो आप नहीं बता सकोगे। अब आप यहाँ क्या करोगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर कर फिर एरिया बताओगे, सही है। तो ये याद रखना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटीग्रेशन बच्चे समझ नहीं पाते हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इसी वजह से पढ़ रहे होते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा, मतलब आने वाले चैप्टरों में हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर है, बहुत डिटेल में लेके जाऊँगा तो वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो जगह जो कि बाउंड्री की वजह से घिरी हुई है वो हमारा एरिया है। फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है, ये हमारा ट्रायंगल इसकी बाउंड्री है, और इसके अंदर की जो जगह है ना, अगर मैं चलो इसे आपके लिए कलर ही कर देता हूँ, ये जो जगह है ये हमारा एरिया है, सही है, ये हमारा एरिया है। समझ गए एरिया क्या है, ठीक है, इसी को कहते हैं एरिया। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब एरिया का फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है ये समझ लो। अब जब भी एरिया का कहे ना आपको, तो ये ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूँ इसे अपने दिमाग में रखना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, ये आपका ट्रायंगल आ गया सिंपल। तो एरिया की डेफिनेशन देख लो, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि घिरी हुई है इनक्लोज विद इन द थ्री साइड्स, थ्री साइड्स से मिलकर जो अंदर जगह घिरी हुई है ना, वो हमारे पास एरिया है। और बहुत इजी आप कर भी सकते हो, इट इन मेजर इन, अच्छा इसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर स्क्वायर। वैसे नैनोमीटर में तो नहीं पढ़ा होगा, मिलीमीटर तक ही पढ़ा होगा, ठीक है, या आपके पास किलोमीटर में भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से बनता है। अब देखो होता क्या है, अब सबसे पहले ना ए बी सी, ठीक है, ये एंगल कौन सा हुआ, अल्फा। अब यहां से एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है जो कि अपने ट्रायंगल को दो हिस्से में तोड़ देती है। देखो ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, अगर मैं छुप जाऊं, ये वाला हिस्सा छुपा दूं तो ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, और फिर ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये है हमारी हाइट h जो कि यहाँ पर मौजूद है। सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस हमारे पास है a, सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है हमारे पास b, और ये हो गया c। ये एंगल हमारे पास है गामा, ये एंगल है हमारे पास बीटा। जब भी मैंने आपको ये सिखा दिया था करना। अब मुख्तलिफ डेरिवेशन की मदद से हम फॉर्मूले बनाते हैं। ये फॉर्मूला है, अच्छा ट्रायंगल के एरिया को हम ऐसे बताते हैं इस सिंबल से, कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में कर दिया जाता है लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने यहाँ एक बार कर दिया लेकिन बाकी बस ये ट्रायंगल का शेप बना दिया तो इससे एरिया आ जाता है। अच्छा, सर्कल का एरिया बताना हो तो इस तरह का शेप नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बनता भी नहीं है, ट्रायंगल के एरिया में बना देते हैं, सही, उसके लिए ए बनाते हैं सर्कल के लिए। पहला फॉर्मूला है 1/2 AH। h क्या है, ये हाइट, और a क्या है, ये डिस्टेंस, और हाफ कर देना आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या, ए बी, ए क्या है, ये डिस्टेंस, बी क्या है, ये डिस्टेंस, और साइन गामा, ये एंगल। तीसरा फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद है, गिवन होगा। और चौथा फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा आपने, ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
होल रेडिकल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जिस बच्चे ने भी ई कैट दिया होगा ज़िंदगी में उसे ये फॉर्मूला याद होगा। अब ये एस क्या है? सेमी पैरामीटर, जो इससे पहले मैंने पढ़ा है ये वही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर हो गया और उसका हाफ, ठीक है। तो जब भी ए बी सी आपको गिवन कर दिया जाएगा, पैरामीटर आप सेमी पैरामीटर खुद निकाल सकते हो। एक छोटा सा सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये समझो। बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। ए बी गामा गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 2 3 4, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, ठीक है। 3 तो लग नहीं सकता क्योंकि वहां पर सी नहीं पता, और फॉर्मूला नंबर ए भी नहीं लग सकता क्योंकि एच नहीं पता। तो चलो आओ, ये फॉर्मूला लिख दिया, क्या था? हाफ ए एच साइन गामा। अच्छा, हाफ को आप ऐसे लिख लो 0.5, ए कितना दिया हुआ है? 5.34, बी कितना दिया हुआ है? देखो ये बी ए साइन 9.3, और साइन, अच्छा याद रखना ये ना डिग्री मिनट में दिया हुआ है, तो इसकी मैं अभी तो कन्वर्जन नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में कन्वर्जन करना, मेरी तरह डायरेक्ट नहीं लिख देना। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं। 0.5, 5.34, 9.3, साइन को सॉल्व करो ज़रा। तो साइन को जब आप सॉल्व करोगे, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, बल्कि डायरेक्ट आंसर लिख लेते ना, इतना वो क्यों कर रहे हैं। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.98, जो ऑलमोस्ट 20 होता है। अब यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, सही है। क्योंकि देखो ना, ये भी मीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर मिले तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, सरकम सर्कल, और इस तरह से चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूले लिखवा दिए हैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले, तो आप लोग भूलना मत। अच्छा, सरकम सर्कल का मतलब है कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल। देखो ये हो गया आपका सर्कल, सही है, इसके अंदर ट्रायंगल। अब एक पॉइंट ये बना लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अब इन्हें मिला दो, ठीक है। ये आ गया आपका सरकम सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। अच्छा, इन सर्कल, सर्कल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, ये ट्रायंगल आ गया, इसके अंदर सर्कल बना लो, ये हो गया इन सर्कल। डेफिनेशन इससे ज़्यादा आसान क्या हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ गया स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब सर्कल की डायग्राम देख लो, इस तरह से होगी कि 3 ट्रायंगल होंगे, 3 सर्कल होंगे। मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ, 3 नहीं समझ में आई होगी, बल्कि मैं बना देता हूँ। देखो 3 सर्कल होंगे, उन 3 सर्कलों की मदद से ट्रायंगल बन रहा होगा। 1 2 इस तरह से। समझ में आया क्या हुआ? कि देखो ट्रायंगल के एक लाइन ने इस पॉइंट पे टच किया इस वाले सर्कल को, इस पॉइंट पे टच किया इस वाले सर्कल को, और इस पॉइंट पे टच किया इस वाले सर्कल। इसको बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्कल, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। उसके फॉर्मूले याद रख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपिटल आर का फॉर्मूला है, a/2 साइन अल्फा। देखो लॉ ऑफ साइन पढ़ा था, ये वही है, बस जस्ट 2 आ रहा है और आप समझ सकते हो। तो a दिया हुआ हो, अल्फा दिया हुआ हो और r की वैल्यू मांगे तो बस आप इतना फॉर्मूला यूज़ करोगे और आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। b दिया हुआ हो, बीटा दिया हुआ हो तो भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? r = b/2 साइन बीटा। और इसी तरह अगर गामा दिया हुआ हो तो c भी दिया हुआ होगा, इस तरह से हो गया, उल्टा लिख दिया, ठीक है।
अच्छा, R इज इक्वल टू ABC 4 ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, R1 का फॉर्मूला ट्राइंगल S माइनस ए, R2 का फॉर्मूला ट्राइंगल S माइनस बी, R3 का फॉर्मूला ट्राइंगल S माइनस 3। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूले याद रख लो, जहाँ पे डिटेल ज़्यादा जानी थी वहाँ पे मैं डिटेल में चला गया। ठीक है, ये किसी की शक्ल नहीं बन गई ऐसा लग रहा है कार्टून बन गया। चल, तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आओ तो ज़रूर पूछना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।